हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल ईयर की जो फर्स्ट पेपर है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉलिड स्टेट एंड फोटोकेमिस्ट्री वाला जो पेपर है उसकी आज हम थर्ड यूनिट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम एमएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर है ये। पेपर फर्स्ट, उसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। नाम है इसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको एक्चुअली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही समझेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कभी भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी नहीं की है। बाकी थोड़ी थोड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ ली थी। अब थर्ड ईयर में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के आए थे और एमएससी प्री में भी आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है, लेकिन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी तक हमने कभी भी नहीं स्टडी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका इंट्रोडक्शन है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज हम किसी भी कंपाउंड का एक्यूरेट मास और उसके अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट का कंपोजिशंस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। क्या कहा मैंने? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज हम किसी भी कंपाउंड के एक्यूरेट मास को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। इट इज ए instrumental analytical technique which is used to determine accurate molecular mass and its elemental composition of any compound। क्या है ये? एक इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक है जिसका यूज हम एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास और उसमें किस किस का क्या क्या कंपोजिशन है उस कंपाउंड का, वो डिटरमाइन करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। पहली बात। अब मैंने अभी बताया आपको कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्या कहा जाता है इसको? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा जाता है। क्लियर? अब इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं कहा? क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने ये कहा था, आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को एमएससी प्री में भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी और बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल में भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। वहाँ हमने ये कहा था कि ये हमारा मैटर होता है जिसका हमें स्पेक्ट्रा लेना है। इस मैटर पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और
उससे उसके बाद इनसे इस मैटर के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं उनका हम स्पेक्ट्रा लेते हैं और उससे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो होती है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने क्या कहा, मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन जब हम मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो इंटरेक्ट नहीं करती है, इसीलिए ये ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैटर के पास एनर्जी की फॉर्म में मैटर को जो एनर्जी दी जाती है वो एनर्जाइड पार्टिकल्स के द्वारा दी जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के द्वारा एनर्जी नहीं दी जाती है मैटर को, क्या दी जाती है, वहां पे एनर्जाइड पार्टिकल्स के द्वारा एनर्जी दी जाती है। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट ए ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी is not true spectroscopy because in this method या टेक्निक, in this method या टेक्निक substance या matter does not interact with electromagnetic radiations। क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस या मैटर एक ही बात है, जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सब्सटेंस या मैटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कहलाती। क्लियर। अब देखो क्या होता है इसमें, थर्ड पॉइंट, यहां पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल पे एनर्जाइड पार्टिकल्स जिसकी एनर्जी लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होता है। ये जो एनर्जाइड पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई एटम हो सकता है जैसे जीनोन, या ये कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे CH4। उस मॉलिक्यूल्स की इस सब्सटेंस के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये मॉलिक्यूल जो इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल है ये गेन करता है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं। आपने इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आपने क्या दे दी, एनर्जी दे दी। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में हो जाती है। आपने कितनी एनर्जी के पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये इस मॉलिक्यूल को फर्दर आयनाइजेशन करेगी। क्लियर। तो पहले क्या है, समझो पहले इस टेक्निक को। यहां पे क्या करते हैं, हम एक सब्सटेंस लेते हैं, थर्ड पॉइंट भी लिखूंगी फिर मैं, जिसका हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है या जिसका हमें मास स्पेक्ट्रा लेना है। इस सब्सटेंस के ऊपर 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के एनर्जाइड पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई एटम हो सकता है, बहुत एनर्जाइड एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, उसकी क्या कराई जाती है, बम्बार्डमेंट कराया जाता है, इसको बम्बार्डेड किया जाता है। क्लियर। उससे इस सब्सटेंस में से क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। क्लियर। और दूसरा काम जो बचा हुआ है इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशंस होंगे। फ्रेगमेंटेशंस होंगे मीन्स ये फर्दर आयनाइजेशंस में टूटता हुआ चला जाएगा। क्लियर। अब यहां पे हमें क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, क्योंकि इसमें सब्सटेंस दिया, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो गया और बची हुई जो एनर्जी है वो उसको आयनाइजेशन और भी ज्यादा आयंस की फॉर्म में तोड़ देगी, जिससे केवल एक इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल से केवल एक इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। वो मॉलिक्यूल की जो पीक्स आएंगी वो तो कहलाएंगी आपका मॉलिक्यूलर आयन कहलाएंगी, और इस मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक होगी उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर, पहले इस चीज को समझो फिर मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिखूंगी। मॉलिक्यूलर आयन पीक, क्या कहा मैंने, जो इन्वेस्टिगेटेड जो सब्सटेंस था जिसपे हमने एनर्जाइड पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया और उससे केवल एक इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ और उससे जो आयन बना है वो आयन हमारा कहलाएगा मॉलिक्यूलर आयन। अब ये मॉलिक्यूलर आयन जो फर्दर फ्रेगमेंटेशंस हो रहे हैं, इसके जितने भी पॉसिबल फ्रेगमेंटेशंस है वो सब हो रहे हैं, क्योंकि बाकी की एनर्जी बची हुई है इसके पास। उस फर्दर फ्रेगमेंटेशन से जो आयन बन रहे हैं, इन आयंस को कहा जाता है डोटर आयन। इन आयंस को क्या कहा जाता है, डोटर आयन। हर एक आयन का अपना मास होता है और अपना ही चार्ज होता है। इसका मॉलिक्यूलर आयन बना है, इसका खुद का मास होगा और इसका चार्ज होगा। वैसे ही जो डोटर आयंस जितने भी बनेंगे उन सब के मास और चार्ज होगा। दूसरी बात, हर एक की स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। स्टेबिलिटी के आधार पे, जैसे आपने मान लो 100 मॉलिक्यूल लेके चले यहां पे, ठीक है, उसमें से मान लो 10 मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूलर आयंस बने, बाकी नहीं बन पाए। बाकी इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी कि वो अचानक से ही और आयंस में टूट गए। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्या है, इसकी अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस है कि इतने मॉलिक्यूल्स में से किस टाइप के मॉलिक्यूल्स, फिर आगे इसका मॉलिक्यूलर आयन बना, फिर फर्दर जो आयंस बने उसमें ए टाइप के हैं वो मान लो 10 मिले, बी टाइप के हैं वो 20 मिल गए। इस तरीके से और आगे फर्दर जो फ्रेगमेंटेशंस हो रहे हैं डोटर आयंस, उनकी भी अपनी अपनी अबंडेंस होगी। क्लियर। अपना मास होगा, उसके पास, सबके पास अपना चार्ज होगा और उनके पास अपनी अपनी अबंडेंस होगी। ये जो आयन, ये सब्सटेंस जो टूटते हैं, ये पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी निकलेंगे यहाँ पे बहुत सारे। जो फर्दर फ्रेगमेंटेशंस हो रहे हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्लियर यहां तक की। अब हम जो ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो किस किस के बीच में खींचेंगे, एक तो रिलेटिव अबंडेंस कि वो आयन कितने % वहां मिल रहा है, वो तो कहलाएगा इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पे लेंगे, और एक्स एक्सिस पे सभी का मास अपॉन चार्ज रेशो निकालेंगे। मास अपॉन चार्ज रेशो निकाला जाएगा, वो रहेगा वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, और इनके बीच एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। अब यहां पे देखो, चार्ज जो है वो हम कौन सा लेंगे, पहली बात पॉजिटिव आयन ही कंसीडर किए जाएंगे। यहां बनते तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है, लेकिन हम जो स्पेक्ट्रा में हम जो ग्राफ में कंसीडर करेंगे वो केवल पॉजिटिव आयन कंसीडर किए जाएंगे। दूसरी बात,
इन पे यूनिटी चार्ज कंसीडर किया जाएगा। मीन्स ये जो है ये इसको हम कह सकते हैं m/e रेशियो। E मीन्स चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, जितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है उतना ही उस पे प्लस चार्ज आएगा, मीन्स यूनिटी +1 चार्ज। क्लियर यहां तक की चीजें। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये बनेगा अबंडेंस वर्सेस m/e के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा और ये ग्राफ कहलाएगा मास स्पेक्ट्रा। अब हम एक एक चीज को यहां पे लिखते हुए चलेंगे। क्लियर। तो थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं, थर्ड पॉइंट, मास स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी is a technique in which investigated molecule bombarded with high energized particle like electron, atom or molecule about 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनकी एनर्जी कितनी हो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे इलेक्ट्रॉन, एटम या मॉलिक्यूल्स की बम्बार्डमेंट कराया जाता है किस पे, इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल्स पे। फिर फोर्थ पॉइंट, ये मॉलिक्यूल इस एनर्जी को गेन करता है, अब्जॉर्ब करता है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। That energy gained by the molecule and get ionized This ionization occur through loss of one electron. Loss of one electron from bonding, non-bonding, और anti-bonding molecular orbital। क्या कहा, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, इस एनर्जी को मॉलिक्यूल के द्वारा गेन हुई और उससे जिससे ये आयनाइज्ड हो गया। ये जो आयनाइजेशन होता है ये किसके थ्रू होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज होने से होता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा या तो बॉन्डिंग में से या एंटी बॉन्डिंग में से या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से। क्लियर यहां तक। जो आयन
द आयन formed by loss of electron from investigated molecule is called मॉलिक्यूलर आयन, और इसी को हम पेरेंटियल आयन कहेंगे। और पेरेंटियल आयन देखो क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल है ए बी, ये एक इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल है या ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। इस पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई जाती है। इससे ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे लूज होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां से पेयरिंग थी पहले, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे, और पेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन बच गया। भाई कोई भी बॉन्डिंग की बात करें, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, पेयरिंग थी, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा उसको हम रेडिकल्स की फॉर्म में दिखाएंगे, और जो दूसरा जो निकल गया उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव हो गए। यही फॉर्म बनेगी कि हम इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल्स के ऊपर 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोई भी पार्टिकल्स, जहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स एज ए पार्टिकल्स लिया है, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई गई, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन उस इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल में से बाहर रिमूव हो गया, और ये जो मॉलिक्यूलर आयन, ये जो आयन बना, ये मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंटियल आयन कहलाता है। ये मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंटियल आयन कहलाएगा। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर आयन है, ये फर्दर फ्रेगमेंटेशंस में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, और बहुत सारे पॉसिबल आयंस में टूट जाता है। वो क्या कहलाएंगे? डोटर आयन कहलाएंगे। तो 5th पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूलर आयन may undergo further ionization and may undergo further fragmentations। आयनाइजेशन एक ही बात है वैसे तो, fragmentation and form other possible ions. These ions are called daughter ions। डॉटर आयन। क्लियर? कि ये जो मॉलिक्यूलर आयन है, इसके बाद
आगे फ्रेगमेंटेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्रेगमेंटेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे और क्या बनाएंगे, डोटर आयन बनाएंगे, डोटर आयन फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर यहां तक? अब ये जो आयंस बने हैं ये पॉजिटिव आयंस भी बन सकते हैं और नेगेटिव आयन भी बन सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव ions are formed but only कौन से, पॉजिटिव आयन ions are considered, only positive ions are considered। केवल पॉजिटिव आयन ही कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर यहां तक? फिर क्या बताया, अब ये आयन तो बन गए, फिर हमने क्या कहा, हर एक जो आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, इसका यूनिक मास और चार्ज होगा। मास अपॉन चार्ज रेशियो क्या होगा, यूनिक होगा। Each kind of ions has unique mass, unique ratio of mass and charge। हर एक का अपना अपना मास अपॉन चार्ज रेशो होता है, m अपॉन जेड रेशो हर एक का अपना अपना होता है। क्लियर यहां तक? सेवन पॉइंट, ए ग्राफ इज प्लॉटेड किसके बीच, बिटवीन, ये जो आयंस जो बने हैं इनकी अबेंडेंस, रिलेटिव अबेंडेंस, इसी चीज को हम इंटेंसिटी कहेंगे, एंड मास अपॉन चार्ज रेशो, मास अपॉन चार्ज रेशो। दिस ग्राफ इज नोन एज मास स्पेक्ट्रा। ये क्या कहलाएगा, मास स्पेक्ट्रा कहलाएगा। क्लियर? अब इस मास स्पेक्ट्रा में जिस पीक की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, वो हमारी बेस पीक कहलाएगी। 8, पहली बात क्या क्या पीक्स में हम, पहला मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी हमें, किसकी मिलेगी, मॉलिक्यूलर आयंस की जो पीक है उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन पीक कहेंगे। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी, पीक कहेंगे। दूसरी बात, मैक्सिमम इंटेंसिटी पीक, जिस पीक की या जिस आयन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हुई वो पीक क्या कहलाएगी, बेस पीक कहलाएगी।
और इस बेस पीक की इंटेंसिटी को हम अपनी सुविधा के लिए 100 मान लेते हैं, 100%। और बाकी जो आयंस होंगे उनकी इंटेंसिटी, रिलेटिव इंटेंसिटी इस 100% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, ये बात आपको बहुत बार बेस पीक कौन बनाएगा? जो जितना ज्यादा स्टेबल आयन होगा, मोर स्टेबल। जो भी आयंस बने उन आयंस में से जो मोर स्टेबल आयन होगा वही तो सबसे ज्यादा मिलेगा, और वही सबसे ज्यादा मिलेगा तो उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। हम किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं? संख्या मीन्स इंटेंसिटी और उसके मास अपॉन चार्ज रेशो पे। तो उसकी पीक सबसे ज्यादा हायर इंटेंसिटी पे मिलेगी, और हायर इंटेंसिटी की जो पीक्स होगी हम उसको बेस पीक कहेंगे और उसको 100% मान लेंगे। उस पीक की इंटेंसिटी कितनी मान लेंगे? 100% मान लेंगे। बाकी जो भी आयंस मिले हैं अब उनकी इंटेंसिटी हम इस बेस पीक की इंटेंसिटी के आधार पे डिसाइड करेंगे। ये था हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो काम आने वाले टर्म्स हैं, सबसे पहले हम कल जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशंस, कितने टाइप के फ्रेगमेंटेशंस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा फ्रेगमेंटेशंस होता है, वो स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।